जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। ईद आ रही है और बकरा शकरा खाने की आपकी फुल तैयारी है। तो उससे पहले मैंने सोचा कि आपको फिनलैंड की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और बता दूं जो बहुत सारे लोग स्पाउस वीज़ा के हवाले से क्वेश्चन करते हैं। आप पहुंचन ना अपना जिंद जान इन्होंने नाल ज़रूर लेके जाना, ज़रूर लेके जाना। तो इस जंजालपुरे को कैसे आप लेके जा सकते हैं, इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, वो सारा कुछ इस वीडियो में बता रहा हूँ। आपके डॉक्यूमेंट से लेके आपकी बैंक स्टेटमेंट और प्रोसेस कैसे होगा और किस टाइम पे आप इनको लेके जा सकते हैं, देख लें वीडियो में। जी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फ़िनलैंड में स्पाउस या डिपेंडेंट्स अलाउ हैं साथ लेके जाने की, सेम एग्जैक्ट उसी टाइम पे जब कैंडिडेट जा रहा है। तो इसके लिए खुशखबरी है कि यस, वो आपको अलाउ करते हैं कि जिस टाइम पे कैंडिडेट अपना फ़र्स्ट रेजिडेंस परमिट अप्लाई करता है तो उसी टाइम पे वो अपने स्पाउस का भी फैमिली रीयूनियनिफिकेशन के तहत जो है वो उसका भी टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया कि बहुत तेज हो रहा है। आप किस टाइम पे अपने इकट्ठे जा सकते हैं या बाद में। बेटर ये होता है कि कैंडिडेट पहले खुद अपना वीज़ा अप्लाई करे, क्योंकि उसमें उसका जो है वो डिसीजन जल्दी आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। और उसके बाद आपको पूरे यूरोप में, ये बात मेरी हमेशा ज़हन में रखें, आपकी फैमिली रीयूनियन से आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आपके पास फ़ंड्स हैं, अगर आपके पास प्रूफ ऑफ इनकम है, आपके पास ये सारा कुछ है कि आप अपने जंजालपुरे का ख़र्चा पूरा बर्दाश्त कर सकें, तो डेफ़िनेटली वो आपको कभी भी नहीं रोकेंगे कि आप जो है वो इनको ना लेके जाएं। ठीक है, लेकिन जो जिनके पास बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है और शुरू में ही इसको बड़ा अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, तो उसको लिए मैं बता सकता हूँ कि क्या रिक्वायरमेंट है। देखें, स्पाउस वीज़ा या डिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई करने के लिए जो कैंडिडेट है, अगर वो आपका शौहर है या वो आपकी बीवी है। और एक बात मेरी हमेशा ये याद रखें कि जो कैंडिडेट बेस्ट है, जिसकी एकेडमिक प्रोफाइल बेस्ट है, जिसका एजुकेशनल गैप कम है, जिसकी CGPA ज़्यादा है, जिसकी परसेंटेज ज़्यादा है, जिसके पास आइल्स का अच्छा स्कोर है, या जिसके पास जो है वो आपको पता है कि ये पढ़ने वाला कैंडिडेट है, उसको आप जो है वो मेन कैंडिडेट बनाएं, जिसकी डिग्री ज़्यादा वैल्यूएबल है। फॉर एग्जांपल, एक बंदा उसने फ़ाइन आर्ट्स में या एजुकेशन में की हुई है डिग्री, और उसकी वाइफ ने जो है वो साइंस में या किसी कंप्यूटर में या IT में जो है वो अपनी डिग्री की हुई है, तो मेन कैंडिडेट उसको आप बनाएं। ठीक है, दूसरा जो है वो एज ए डिपेंडेंट जाए। तो यहाँ पे बीवी भी अपने बंदे को लेके जा सकती है और बंदा भी अपनी बीवी को। तो इसलिए आपके जो मेन कैंडिडेट है उसकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, जो स्टडी पर्पज़ के लिए जाना चाह रहा है। ठीक है, अब जो भी आपका डिपेंडेंट है, जो स्पाउस जिसका आपने वीज़ा अप्लाई करना है, तो जो मेन एप्लीकेंट है उसके पास जो है वो इतना प्रूफ होना चाहिए ऐसे फ़ंड्स का कि वो ये फ़िनलैंड को ये प्रोवाइड कर सके कि उनके स्टेट के बेनिफिट्स के अलावा उसके पास इतने पैसे हैं कि वो वहाँ पे जाके सर्वाइव कर सके। ठीक है, और इसमें जो मिनिमम बैंक स्टेटमेंट पर इंडिविजुअल है वो तकरीबन 700 यूरो पर मंथ, जो ईयरली जो है वो 8000 यूरो बनते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अपनी एक बीवी को लेके जा रहे हैं तो आपको उसके लिए 8000 जो है वो यूरोज़ उसके लिए आपको शो करने होंगे अपने अकाउंट में। ठीक है, अपने स्पॉन्सर के अकाउंट में, आपके अपने अकाउंट में। और इसके लिए आपको अपनी लास्ट सैलरी स्लिप चाहिए होंगी। अगर आप जॉब करते हैं 6 मंथ्स की, आपकी लास्ट बैंक स्टेटमेंट चलेगी, आपका टैक्स रिटर्न चलेगा, आपकी FBR की वो रजिस्ट्रेशन NTN आपका एक्टिव होना चाहिए। तो ये चीज़ें पाकिस्तान से ज़रूरी हैं। ठीक है, और अगर आप 2 बीवियाँ लेके जा रहे हैं तो 8000 के हिसाब से 2 बीवियाँ ना लेके जाओ, ताकि बड़ी मेहरबानी उससे जाके दोनों ने। अच्छा चलो छोड़े, एक बीवी तो ले जाएं आप। और अगर आप बच्चे को भी लेके जा रहे हैं तो फिर भी आपको इतने फ़ंड्स की साथ में ज़रूरत, पर कैंडिडेट आपको 700 यूरोज़ जो है वो शो करने हैं। अगर आपका इन्फेंट है तो उसके चार्जेस कम हैं, जो अभी जो है 2 साल से जिसकी उम्र कम है। तो ये पर कैंडिडेट आपको इतने फ़ंड होना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, 2 लोग, एक आपका बेटा है और एक आपकी बीवी है, इसको आप लेके जा रहे हैं तो आपके पास 16000 यूरो आपके अकाउंट में होने चाहिए। 16000 यूरो का मतलब है, जो आजकल यूरो का रेट चल रहा है, कि आपके पास 35 से 40 लाख की बैंक स्टेटमेंट डिपेंडेंट्स की होनी चाहिए। आपकी अपनी अलहदा है, 8000 यूरो आपकी अपनी है। ठीक है, तो ये सारा सम अप करके आप उसको जो है वो एस्टिमेट निकाल सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे फ़ंड्स के हवाले से पूछते हैं कि कितना बजट आ जाएगा। देखें,
फ़िनलैंड में बजट के हवाले से अगर हम बात करें तो 8000 यूरो तो आपकी फ़िक्स्ड है बैंक स्टेटमेंट जो यूज़ होनी है। इसके अलावा वो आपके अपने अकाउंट में पैसे होने चाहिए। आपके स्पॉन्सर का स्पॉन्सरशिप एफिडेविट चलेगा, लेकिन उसकी बैंक स्टेटमेंट या उसके अकाउंट के पैसे आप शो करवा के फ़िनलैंड नहीं जा सकते, उसको आपको देने होंगे। आपके रिश्तेदार को, आपके कज़न को आप पे थोड़ा-सा एतमाद करके, जो बिल्कुल भी उनको नहीं है, फिर भी वो आपको अगर पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं आपके अकाउंट में, जब तक आपका डिसीजन पॉज़िटिव नहीं आता, जब तक आपका वीज़ा नहीं लग जाता, तब तक आप जो है वो उसको ना उन पैसों को यूज़ करें और वो आपके एज़ ए बैंक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं कि जी ये तो हो गया कि कितने फ़ंड्स शो करने हैं। अब बजट कितना चाहिए, कितना आपकी टोटल कॉस्ट आएगी, ये डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो रहा है, किस प्रोग्राम में हो रहा है, क्या आपको वहाँ पे कोई स्कॉलरशिप की ऑफ़र मिल रही है, क्या आपका मोटिवेशनल लेटर अच्छा है, आपके एकेडमिक ग्रेड्स इतने अच्छे हैं, आपका आइल स्कोर अच्छा है, तो फिर आपकी ट्यूशन फ़ीस में से जो वो कट ऑफ लग जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 30% मिल सकता है, पार्शियल स्कॉलरशिप 40% मिल सकता है, 70% मिल सकता है। तो आपने वो आपकी ट्यूशन फ़ीस में इतना कट ऑफ लग जाएगा, वो आपका एक साथ में लेटर लगेगा आपकी प्लस ट्यूशन फ़ीस के, ठीक है। वैसे जो फ़िनलैंड में ट्यूशन फ़ीस है वो 6000 यूरो से स्टार्ट होती है और 9000 10,000 यूरो तक जाती है। इवन कुछ यूनिवर्सिटीज़ की 13-14,000 यूरो भी पर ईयर फ़ीस है। तो इस बात को अपने ज़हन में बिठा लें कि आपको ये फ़ीस यहाँ से दे के फिर आपका जब एक्सेप्टेंस लेटर आएगा जो आपके टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट के लिए सबमिट होगा। तो एक रफ़ एस्टीमेट में अगर हम बात करें, अगर हम 8000 यूरो भी इसका रखें, तो और साथ में आपके जो अखराजात हैं, जो आपने यूएई जाना है या आपने टर्की जाना है या आपने जो है वो अज़रबैजान या जो भी नेबरिंग एम्बेसी, जो वर्किंग एम्बेसी है पाकिस्तान में, अभी फ़िनलैंड की एम्बेसी वर्क वीज़ा या स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से वर्क उसने नहीं स्टार्ट किया। वो सिर्फ़ एक उसको अभी उन्होंने स्टार्ट नहीं किया। उन्होंने ये स्टेटमेंट ज़रूर आई थी कि हमने जो है वो करना है स्टार्ट, लेकिन अभी वो स्टार्ट फंक्शनल नहीं हुई इस हवाले से। तो उसका आपको अलग से बजट जो है वो 3 लाख तकरीबन लग ही जाता है, जिसमें आपकी टिकट होगी, जिसमें आपका वीज़ा होगा, तो वो आपने अलग रखना है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि 25 से 28 लाख का बजट आपका फ़िनलैंड के लिए होना चाहिए। लेकिन ये एक टाइम का बजट है, इसमें वीज़ा रेशो आपकी मोर देन जो है वो 90% है, और अगर आपका डिसीजन नेगेटिव आता है तो सारी ट्यूशन फ़ीस आपको रिफ़ंड हो जाती है। फ़िनलैंड में एक दफ़ा आप पहुंच जाएँ, उसके बाद आपके लिविंग एक्सपेंस ईज़िली मैनेज हो जाते हैं। 7 टू 8 यूरोज़ पर आवर वहाँ पे जो है वो आपको वेजेस मिलती हैं। स्टूडेंट्स को इंग्लिश का ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, 90% उनकी पॉपुलेशन इंग्लिश बोल लेती है। दुनिया में सबसे अच्छा एजुकेशन सिस्टम फ़िनलैंड का है। उनके बच्चों की जो मेंटल ग्रोथ है, उनका जो एजुकेशनल सिस्टम है, वो उनको इंटेलेक्चुअल बनाता है, उनकी थिंकिंग पावर्स को जो है वो एनहांस करता है। तो इसलिए फ़िनलैंड एक बेस्ट ऑप्शन है आपकी स्टडी के हवाले से और लिविंग के हवाले से। कल एक कैंडिडेट से बात हुई, भी कहता जी फ़िनलैंड मुझे पसंद नहीं है, वहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा है। तो मैंने उसको ये मशवरा दिया कि आप यूरोप में कहीं पे भी चले जाएँ, पाकिस्तान के अलावा सारी दुनिया ही ठंडी है, मैं कह सकता हूँ। तो पाकिस्तान और यूएई के अलावा, सॉरी। तो वहाँ पे हर एक का जो टेम्परेचर है, उनका जो फिजिबल है, वो बाहर ऐसा ही होता है कि आपने जैकेट्स पहनी है, इनसाइड आपको बड़ा कंफर्टेबल टेम्परेचर मिलता है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप जो है वो इसमें आपको पता है कि अंटार्कटिका में भी कुछ ऐसे विलेजेस हैं जहाँ पे लोग रहते हैं, वहाँ पे भी 30-30 हज़ार और इससे भी ज़्यादा। और दुनिया का जो सबसे ठंडा सिटी है जो रशिया में तो वहाँ पे जहाँ पे टेम्परेचर माइनस जो है वो 80 तक जाता है, वहाँ पे भी उसकी भी आबादी तकरीबन, उस शहर की आबादी 3 लाख के करीब है। तो वहाँ पे भी लोग सर्वाइव कर रहे हैं। तो जैकेट्स, अच्छे कपड़े, इंसुलेटेड कपड़े पहन के आप ठंड से तो बच सकते हैं, और यहाँ पे तो आप गर्मी में सिर्फ नहर में नहा सकते हैं या अपनी टेंट करवा सकते हैं। तो इन चीज़ों को आप जहन में रखें, ठीक है। और फ़िनलैंड के हवाले से स्पाउस वीज़े की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। आपको मैंने बैंक स्टेटमेंट बता दिया। अब आ जाते हैं कि इसमें डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड हैं। आपका मैरिज सर्टिफिकेट जो लीगलाइज्ड हो, वो आपके मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्टेड हो, ठीक है। इसके अलावा आपका बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट भी जिस पे आपके पेरेंट्स के नाम हो वो अटेस्टेड हो। आपका पासपोर्ट आपकी वाइफ का होना चाहिए, अगर उसमें हस्बैंड नेम है तो वो बहुत अच्छा, वाइफ के जो हस्बैंड के नाम से जो वो अपना पासपोर्ट बनवाएं। अपना लिविंग प्रूफ शो करें, लास्ट 2-3 ईयर्स की कोई अच्छी सी पिक्चर्स जो सिलेक्ट करके, जिसमें एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे खुशगवार ताल्लुकात में, वो पिक्चर्स का एक लेख बनाएं, ठीक है। उनको एक अलहदा से उसकी एल्बम बनाए, वो आपने प्रूफ देना है। इसके अलावा लिविंग, अगर आपका घर आपकी दोनों की मलकियत है या आपकी बीवी के नाम पे है, तो जिसमें आप इकट्ठे रह रहे हैं, कोई इसके बिल्स या इस तरह के जो भी लिविंग टुगेदर के प्रूफ्स हैं वो भी आपने शो करने हैं। जितनी आपकी अच्छी डॉक्यूमेंटेशन होगी उतना आपका अच्छा जो है वो ईज़ी प्रोसेस हो जाएगा, उतना जल्दी आपका डिसीजन आएगा। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है फ़िनलैंड के हवाले से, ठीक है। और फ़िनलैंड की कंसल्टेंसी हम ज़रूर प्रोवाइड करते हैं। हम आपको अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल जो बेस्ट यूनिवर्सिटी है जहाँ पे लो फीस है और स्कॉलरशिप के चांसेस हैं, वहाँ पे अप्लाई करेंगे। अगर फेब इनटेक में आना है तो फ़िनलैंड के लिए आपको जो है वो अभी से अपना वर्कआउट स्टार्ट करना होगा। इसको लेट ना करें, फिर ना कहना आपने कि सर जी ये मिस हो गया, मेरा तो टाइम वेस्ट हो गया, इतना तो एलन मस्क। गजब बेइज्जती है।
एडा तेरा टाइम इंपॉर्टेंट, एडा तू मरीख दे मिशन पे जा रहे हैं तो कह के पीछे रह गया ना भाई। आप जहाँ पे पैदा हुए हो ना, बस इससे निकलो, इस चीज़ से निकलना ही आपकी दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी है। सॉरी, दुनिया की तो नहीं मैं कह सकता, ये उन लोगों के लिए जिनको बहुत क्रेज होता है बाहर जाने का। थैंक यू सो मच। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।